आप जितना फेल होते हैं या तो आप उतने ही सक्सेसफुल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। ओके, सो सबसे पहले तो श्रेष, देयर आर प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस from the student side. But before starting, please introduce yourself, like anything you want to say, your story, anything. ओके, सो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से किया, बायोकेमिस्ट्री में। Okay. और उसके बाद डिफरेंट तरह के नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स दिए। जब ग्रेजुएशन में थे तो आईआईटी जैम दिया, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का बीएचयू का एंट्रेंस दिया, दोनों क्रैक किए, बट ज्वाइन नहीं किया। और फिर एमयू से ही मास्टर्स किया, बायोकेमिस्ट्री किया। और फेल भी बहुत बार हुए, जस्ट बिकॉज मेरा अभी आईएससी में सिलेक्शन हो गया है, एम से कॉल लेटर आया है, डजंट मीन कि मैं परफेक्ट हूँ। बहुत कुछ सीखना बाकी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैंने वो दौर भी देखा है जब मेरा 1.5 नंबर से नेट रुका है। और इस बात को मैम बहुत अच्छे से जानती हैं, बिकॉज इट वाज 2019 और मेरे 96.5 मार्क्स आए थे और 98 कट ऑफ थी। और वो 2 महीने मैंने कैसे सरवाइव किए हैं, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। बट वही है कि जब आप इतनी करीब आके आपका नहीं होता है तो आपको गुस्सा तो बहुत आता है, बट फिर आपके पास ऑप्शन क्या है, क्योंकि फैमिली का बिजनेस तो है नहीं। एमबीए इट्स इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। मैं उस तरह का सोच ही नहीं सकता, मेरा उस तरह का एप्टीट्यूड नहीं है। साइंस है, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा अट्रैक्शन हुआ, प्यार हुआ। और जब आपको किसी चीज से प्यार हो जाता है तो फिर आपको फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार फेल हो रहे हो। तो बहुत जैसे डीबीटी की जब मैंने एग्जाम दिया इस बार, तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरा 229 मार्क्स का मेरा मैंने स्कोर किया 300 में से, दैट्स रियली गुड। और लेकिन कट ऑफ 235 थी फॉर जनरल कैटेगरी 1, तो वहां पे भी 6 नंबर से रुका। और एक्यूरेसी आप देखिए 79 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 77 क्वेश्चन सही थे। दैट वाज माय एक्यूरेसी। बट फिर भी मुझे कैटेगरी 1 नहीं मिला, उसमें भी थोड़ा बहुत वो लगा। बट ये था कैटेगरी 2 से मुझे प्रोजेक्ट मिल जाता, ये एक बहुत अच्छा था मेरे साथ कि मुझे एटलीस्ट प्रोजेक्ट मिल जाता, तो लैब ट्रेनिंग मिल जाती। अच्छा, कोविड की वजह से जो एमएससी में प्रोजेक्ट होते थे वो भी नहीं हुए, तो ये भी वो बहुत रहा। और चूंकि हमारी यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा कभी कभार मीडिया में भी आ जाती है, तो उस वजह से भी इंटरनेट वगैरह थोड़ा कम रहा। लेकिन मेरे ख्याल से वो अपने स्ट्रगल्स होते हैं जो एक इंसान को बेहतर बनाते हैं। तो एज एन कुछ नहीं है कि कोई परफेक्ट हूँ, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस हूँ, बहुत ही सिंपल, बहुत ही नॉर्मल, हंसते खेलते, मूवीज देखते, दोस्तों से बातें करते, इंटरेक्ट करते, बस निकल गया। एंड आई एम रियली थैंकफुल बहुत। फिर आपके जो वीडियोस थे, जो आपका पढ़ाने का तरीका था, नोट्स थे, उन्होंने बहुत हेल्प करी। ऐसा नहीं है, आपकी एक बुक भी आई है माइंड मैप्स करके, हालांकि अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन सुना है उसके रिव्यूज काफी अच्छे हैं। नहीं, आपके पढ़ाने का तरीका तो मैम अच्छा ही है, वो बॉन्डिंग, वो कनेक्शन ही बन पाया तभी बना। बहुत बहुत ज्यादा मदद मिली उन सब चीजों से। तो यही स्टोरीज है, कोई ऐसी खास बात नहीं। एक कंसाइज वे में अगर मैं कहूँ तो जो मुझे समझ में आया आपकी स्टोरी से या जर्नी से, इट्स लाइक कि जितनी बार आप लाइक फेल्योर नहीं कह सकते, ट्राई कह सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। मार्क्स से आप रहे तो वो चीज, और लाइक होता है ना कि किसी चीज को पाने की शिद्दत होती है, वो थोड़ा सा रहता है तो भूख एक तरीके से आप कह सकते हो, पैशन एक तरीके से कह सकते हो, वो और बढ़ जाता है। तो हर अटेम्प्ट के साथ वो चीज आपकी और बढ़ती गई, जिसकी वजह से आज जो है आप काफी अच्छी जगह जो है सेलेक्टेड, एंड होपफुली आपका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। ओके, तो एज यू नो दैट श्रेष्ठ की बेसिकली अभी लाइनअप हो गए हैं सारे एग्जाम्स। अगर आप डीबीटी की बात करें, आईसीएमआर की बात करें, बाक की बात करें, आईआईटी जैम, नीट, मतलब एकदम से आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सब कुछ। और अगर हम स्पेसिफिकली डीबीटी की बात करें तो वो बहुत जल्दी नेक्स्ट मंथ में ही है। तो स्टूडेंट्स आर लाइक कि वो बहुत ज्यादा लाइक स्कैर्ड है कि क्या होगा, कैसे होगा। तो कुछ टिप्स अगर आप दे सके, क्योंकि ऑलरेडी आपका एग्जाम क्लियर है,
आप कुछ स्टूडेंट्स को कहना चाहें कि इन दिस वे अगर आप प्रिपेयर करेंगे, एनीथिंग जो आप कन्वे करना चाहें। यस, तो बेसिकली लाइफ साइंसेस का सिलेबस वही 7-8 टॉपिक्स जो सबसे मेजर रहते हैं, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, ये 7-8 टॉपिक्स हैं जो मतलब आपके पक्के होने ही चाहिए। ये आपको हर जगह मदद करेंगे, दैट इज वन थिंग फॉर श्योर। दूसरी बात वही है, प्रैक्टिस है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप ये देखिए कि डीबीटी है, उसका आप फुल फॉर्म देखेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंडिया, यानी इसमें जो सवाल आएंगे वो आपके वो बायोटेक्नोलॉजी से, यानी जो इंजीनियरिंग पार्ट है आपका, उससे ज्यादा रिलेटेड सवाल आएंगे। तो डेफिनेटली आपका जेनेटिक्स का और आरडीटी का पार्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उसमें टेक्निक्स वगैरह भी आपकी काफी क्लियर होनी चाहिए, प्रैक्टिस। और ऑफ कोर्स ये जो गेट का आपका पेपर आता है, आईआईटी जैम का पेपर आता है, दैट रियली प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस मटेरियल, क्योंकि ये पेपर्स फ्रीली अवेलेबल हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इनके डिस्कशंस भी हैं, चैनल्स पे भी डिस्कशंस हैं, फिर आप अपने सब भी डिस्कशन करते हैं, इनके फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो जब आप इतना पहले से करके जाते हैं तो डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छी लीड मिल जाती है। प्रैक्टिस तो मैं आपसे कहूंगा कि आप जितनी करें, आप अगर 100 सवाल करते हैं तो 200 करें, 200 करते हैं तो 300 करें, वो आपको लगातार एक पैटर्न पे आपको करते ही रहना है जब तक, क्योंकि देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्ट, परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं है। आप 300, मैं तो ये कह रहा हूं अगर आप 300 में से 300 भी ला रहे हैं तब भी आप परफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो आपका एक लक कह सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस कह सकते हैं, आप परफेक्ट नहीं है। तो आप अपने आप को जितना इम्परफेक्ट मानेंगे, जितनी मेहनत करेंगे इस एरिया में, उतना आपका काम रहेगा। बाकी मैं कहूंगा जो स्टैंडर्ड आपकी बेसिक बुक्स हैं, जैसे टी ए ब्राउन है, आपकी लिनेंजर हो गई, स्ट्रायर हो गई, कार्प हो गई, लॉडेश हो गई, ब्रूस अल्बर्ट्स हो गई, दे आर नॉट जस्ट बुक्स, दे आर मतलब जिन्हें कहते हैं ग्रंथ हैं। ये महाभारत और रामायण की तरह ग्रंथ है, इनको आप एक बार में पढ़ के नहीं समझ सकते, आपको जितनी बार आप पढ़ेंगे आपको उतना ज्यादा समझ में आएगा। सब्जेक्ट की क्लैरिटी बहुत जरूरी है, दैट इज द वन बेसिक थिंग एग्जैक्टली। तो मतलब व्हाट यू वांट टू से एग्जैक्टली इज कि कोर टॉपिक्स या कोर यूनिट्स को प्रिपेयर करने की, क्योंकि वो हर जगह है। यही मैं वो हर बाकी जगह है। स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ कि इट्स नॉट लाइक कि बच्चे क्या है ना, बच्चे बहुत ज्यादा लाइक एक मेंटल प्रेशर ले लेते हैं कि डीबीटी चीज हो गई अलग, आईसीएमआर पैटर्न सबका अलग है, बट कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं जो सब में सेम है। तो अगर सब में उन से कोर सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करके चलोगे तो एटलीस्ट यू कैन थिंक कि 70 to 75% इज डन, दैट इज द मेन थिंग। दैट इज द मेन थिंग। यस, तो कोई स्पेसिफिक बुक्स आपने बता दी, बट द थिंग इज दैट शश की ये जो बुक्स हैं इनको पढ़ने के लिए हमें एक अच्छा खासा समय चाहिए। आप एक महीने के टाइम में इन बुक्स को डेफिनेटली कंसिडर नहीं कर नहीं पढ़ सकते, तो नहीं पढ़ सकते। इज देयर एनीथिंग लाइक कि कुछ शॉर्ट रूट जो कम समय में, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज हमें दे दे, कुछ शॉर्ट नोट्स मेकिंग, एनीथिंग लाइक दैट? एनीथिंग उसमें मैम ये है कि आप उन बुक्स को पढ़ तो नहीं सकते, बट एक काम आप कर सकते हैं, जैसे जो टॉपिक्स आपके फेवरेट हैं या जो टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग लगते हैं आपको, उनको और स्ट्रेंथन करने के लिए, स्पेशली उनकी जो डायग्राम्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, वो आपको नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे। मतलब पहली बात तो ये है कि आप जो नोट्स प्रोवाइड करते हैं एज अ टीचर, टीचर का काम केवल एक कैटलिस्टिक एंजाइम की तरह है, वो आपकी जगह पेपर नहीं दे सकता, वो आपको केवल तरीका बता सकता है। तो वही बात है, आप नोट्स को जितनी बार रिवाइज करेंगे वो बहुत अच्छा रहेगा। और फिर प्लेटफॉर्म पे काफी वीडियोस भी अवेलेबल हैं, जो शॉर्ट वीडियोस है, मेरे ख्याल से 20 से 25 मिनट का कोई वीडियो है। अगर आप अपने काम के प्रति, अपने करियर के प्रति डेडिकेटेड हैं, तो आपको इतना टाइम तो निकालना पड़ेगा, आपको देखने पड़ेंगे, आपको किसी भी हालत में यू हैव टू डू इट। ठीक है, शॉर्ट में मैं आपसे कहूंगा कि 1 महीने पहले आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते। 1 महीने पहले केवल रिवीजन कर सकते हैं, आपने जितना पढ़ा है, नया कुछ मत पढ़िए, क्योंकि यू नीड टू थिंक। आप एग्जाम में जो पढ़ के जा रहे हैं जरूरी नहीं है वही सवाल है, आपको वहां पे सोचना भी पड़ेगा। एग्जाम में प्रेशर बहुत होता है भाई, आपको आपको 3 घंटे में यू हैव टू 200 सवाल देखने हैं, उनको समझना है, उनके ऑप्शंस मैच करने। इट्स नॉट इजी जॉब। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस, वही मैं बता रहा हूँ कि जितनी आप प्रैक्टिस कर पाए, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, और किसी बुक का किसी बुक से कंपैरिजन नहीं, क्योंकि हर ऑथर, हर टीचर जब अपने हिसाब से पढ़ाता है तो दे ट्राई टू गिव देयर बेस्ट। हाँ, कुछ प्रिंटिंग एरर्स सब में होते हैं, और वो
जो की में गलत हो जाता है वो सभी बुक्स में होता है, एज इन कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि इस पब्लिकेशन का गड़बड़ है या उस पब्लिकेशन का गड़बड़ है, वो सब में होता है। तो वही बात है, अगर आपका बेसिक क्लियर है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, 1 महीने पहले तो मैं आप यही सजेस्ट करूंगा कि ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज, कोई भी अच्छी टेस्ट सीरीज, सारी टेस्ट सीरीज भाई जैसे है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, सारी टेस्ट सीरीज अच्छी होती है। आजकल तो रीजनेबल भी है, 500 रुपए में, 1000 रुपए में आपको बढ़िया टेस्ट सीरीज मिल जाती है। उन मॉक टेस्ट को आप दीजिए। जो आपसे सवाल गलत हो रहे हैं, देखिए गलतियां 3 तरह की होती है। फर्स्टली आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपने समझा कुछ और है, आंसर कुछ और है। दूसरा आपका ब्लंडर, आपको आता सब है लेकिन आपने गलत आंसर या तो मार्क किया है, आपने नॉट नहीं पढ़ा, आपने इनकरेक्ट नहीं पढ़ा, या आपने ABCD की जगह DACB लिख दिया, वो वाली एक गलतियां होती है। तीसरे वो क्वेश्चन होते हैं जो आपको आते ही नहीं है, आपको पूरी किताब नहीं आ सकती है, यू कांट नो द आंसर टू एवरी क्वेश्चन, तो स्किप देम। क्योंकि इट्स अ वॉरफेयर स्ट्रेटेजी। आप एक लड़ रहे हैं, आप एक युद्ध लड़ रहे हैं, आप हर दुश्मन से नहीं जीत सकते, कुछ को आपको स्किप करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। और चॉइसेस अच्छी खासी मिलती है। आप ICMR का पेपर देख लें, DBT का, और किसी भी पेपर में अगर आपकी एक्यूरेसी मोर देन 80% है, इट्स अ वेरी हाई प्रोबेबल चांस, ऑफ कोर्स लक फैक्टर मैटर करता है, बट देयर इज अ हाई प्रोबेबल चांस कि आपका सिलेक्शन हो जाए। बेसिक बात यही है कि यू शुड बी, 1 महीने तो आपको एटलीस्ट 20 से 25 दिन तो आपको एटलीस्ट कुछ नहीं करना है, सिर्फ सवाल करना है। और एग्जाम की नाइट से 1 दिन पहले, 24 घंटे पहले, एटलीस्ट मैंने यही किया था, मैंने सवाल भी नहीं किए थे, मैंने कुछ नहीं किया था। लेकिन आपको उस टाइम पे गाने भी नहीं सुनने हैं, मूवीज भी नहीं देखनी है, दोस्तों से भी इंटरेक्ट नहीं करना है, आपको बिल्कुल शांत रहना है, मेडिटेट करना है, उसी चीजों के बारे में सोचना है। क्योंकि आपका वो जो 3 घंटे या 2.5 घंटे है, 1.5 घंटे है, वो आपकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट आवर्स में से। रिलैक्स, और डोंट थिंक ऑफ एग्जाम एज ए एग्जाम की आप ये जीत गए तो आपने किला फतेह कर लिया या कुछ कर लिया, कुछ नहीं है ऐसा। लाइफ में मेरे ISC में एडमिशन होने के बाद भी कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। ऑफ कोर्स एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है जब आप अपने दम पे कुछ करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप नहीं हुआ तो आप लुट गए और हो गया तो आप जैसे जंग जीत गए या आपको कुछ कहीं का राजा बना दिया गया। नो, दैट्स नॉट। सक्सेस को सेलिब्रेट करिए बट उसमें खोइए मत, और फेल्योर को भी सेलिब्रेट करिए। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि व्हाट इज फेल, तो फेल इज नथिंग बट इट स्टैंड्स फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। अगर आपने वो आपको पैटर्न समझ में आ जाता है, आई थिंक इट्स एंड दैट इज एक्चुअली नेसेसरी टू, दैट इज हाँ, एक्चुअली नेसेसरी टू। वही आपको सक्सेस की कीमत भी समझाएगा। समझ जाएगा। और इज इम्पोर्टेंट, अगेन मैं भी अपने स्टूडेंट्स को ये बात बोलती हूँ कि आपने ठीक किया है तो अच्छी बात है, आपने गलत किया है तो और भी अच्छी बात है। क्योंकि हाँ, ठीक से आप वो चीज नहीं सीखोगे जो आप फेल्योर से सीखोगे। फेल्योर से सीखोगे। yes, बंदा फिर जीरो से दोबारा से उठता है तो उसके लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए ऑलरेडी, मतलब उसका माइंड का हाँ, स्टेटस इज वेरी हाई कि वो दोबारा से आगे खुद को पुश करके जो है चल रहा है। ओके, सो ठीक है, मैं समझ गई। सो इट्स लाइक प्री कंडीशनिंग जरूरी है माइंड की, राइट? एंड बिफोर द एग्जाम इट्स लाइक कि एक स्टैटिक ट्रैक पे चीजों को रखना है, इधर उधर डाइवर्ट नहीं होना। आफ्टर गिविंग द एग्जाम आप कुछ भी कीजिए, but before that you have to be very concise towards your aim and goal. Okay, coming to ICMR, आपका ICMR एग्जाम भी क्लियर है श्रेष। So is there any difference between these two exams according to you? Definitely there is a difference, but still anything you like to say regarding tips for ICMR, because ICMR is also like an upcoming exam. It's there in, I guess, September. So ICMR is mostly about if you know the answer, you know the answer. If you don't know the answer, just skip it. क्योंकि इट्स ऑफन मेमोरी बेस्ड। ICMR में ज्यादा कंसेप्ट, मतलब ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट्स तो हर जगह लगते हैं, बट जैसे हमारा ये CSI या ये DBT का पैटर्न है, उसमें थोड़े टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, मतलब हार्डकोर कॉन्सेप्ट्स। ICMR में थोड़े सॉफ्ट कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, इजी कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, जो आपके ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट, मतलब अगर आपने 12th अच्छे से किया हुआ है, अंडर ग्रेजुएट अच्छे से किया हुआ है, तो यू कैन इजीली, मतलब उसमें बहुत ही हाई फाई MSc लेवल की नॉलेज नहीं चाहिए। और दूसरी बात ICMR में सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट क्या है कि सेक्शन A बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है, B तो हम लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं, B तो सब कर लेते हैं, एग्जैक्टली। हाँ, B सब कर लेते हैं, सेक्शन A बड़ा कंस्ट्रेंट है क्योंकि उसमें आती है जनरल साइंस, और जनरल साइंस आपकी फर्स्ट क्लास से स्टार्ट होती है और 12th पे आके रुकती है। अब आप कितना पढ़ेंगे? तो उसके लिए बेस्ट ये रहेगा कि आप कोई भी टेस्ट सीरीज करें, उसका भी वही हल है। क्योंकि
व्हेन यू डोंट नो द सिलेबस, जनरल साइंस में क्या आप पूछ सकते हैं, वो आपसे वॉल्केनो के बारे में भी पूछ सकते हैं, वो आपसे अर्थक्वेक के बारे में पूछ सकते हैं, वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कोविड किस वायरस से होता है, वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि पहला केस कोविड का कहाँ हुआ था, वो आपसे डेल्टा स्ट्रेन के बारे में पूछ सकते हैं, वो आपसे ये पूछ सकते हैं इस समय आईसीएमआर का वो कौन है, डायरेक्टर कौन है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। तो इट्स वेरी, और हाँ जीके के भी सवाल पूछते हैं जो करंट अफेयर्स आप, और इसीलिए मैं ये कहता हूं कि आपको दुनिया में क्या चल रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो करंट अफेयर से सवाल होते हैं। और ए सेक्शन के लिए आई वुड सजेस्ट कि 9 to 12 की एनसीईआरटी, इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू हैव। एनसीईआरटी वैसे भी इंडिया में, आप चाहे आईएएस का एग्जाम दें, चाहे आप नीट दें, चाहे आप आईआईटी जेई दें, चाहे आप आईआईटी जैम दें, एनसीईआरटी इज अ क्रक्स। और वो एनसीईआरटी लिखी भी उन्हीं लोगों ने है जो एकेडमिक्स में बहुत हाई पोजीशन पे बैठे हैं। हम अक्सर एनसीईआरटी को बड़ा नेग्लेक्ट करते हैं, मैं खुद करता था 12th लेवल पे, चूंकि कोचिंग का मटेरियल होता है, बड़ी कलरफुल सी बुक्स होती हैं और डायग्राम्स होते हैं, तो एनसीईआरटी में वैसा कुछ नहीं होता। उसमें बातें बड़ी छोटे शब्दों में लिखी होती है लेकिन बड़ी डीप बातें लिखी होती हैं, वो अब समझ में आता है। Each line, तो every एनसीईआरटी, word is important. Every word is और important. एनसीईआरटी बहुत ट्विस्टेड एंड टर्न फॉर्म में होती है। एनसीईआरटी समझने के लिए यू नीड अ मास्टर, टीचर नहीं है, सिर्फ मास्टर है उस सब्जेक्ट का, वो आपको चाहिए। तो एनसीईआरटी से अच्छी बुक नहीं है इस समय आईसीएमआर वगैरह के लिए। और आईसीएमआर का पैटर्न कुछ कुछ आपका नीट से मैच करता है, तो अगर आप नीट, Exactly. हाँ आईसीएमआर का पैटर्न आपका नीट से मैच करता है, तो अगर आप, और हम सब ने, ये बात कोई डिनाइल की नहीं है कि हम सब ने प्री मेडिकल की तैयारी की होती है। कुछ लोग उस लाइन में आगे चले भी जाते हैं, ग्रेजुएशन लीव करते हैं या ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, इस एरिया को भी थोड़ा सा ट्राई करके देखा जा सकता है, अच्छा एरिया है। मेरे हिसाब से कोई भी एरिया खराब या बुरा नहीं होता, आपकी सोच उसे खराब या बुरा बना देती है। सोसाइटी सोसाइटी हमेशा वो एक चीज के पीछे पकड़ जाती है, वो भागने लगती है, उसे Exactly. समझ नहीं आता कि व्हाट्स, The difference. तो Rat race काफी लोग फॉलो करते हैं rather than अपने मन की सुने बिना. हाँ That is the issue. Yeah, yeah, exactly. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का लाइक रहता है, दैट इज रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट। बिकॉज अगर आप अगेन प्रिपरेशन में देखें, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, देयर आर प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स, सम आर कॉलेज गोइंग, some are homemakers, they are the parents, they are the homemakers, some are the one जो PhD कर रहे हैं, some learners are there, and कुछ हैं ड्रॉपर्स हैं, कुछ हैं लाइक जिनकी MSc फिनिश हो चुकी है या लास्ट ईयर में। तो देयर आर लाइक वेराइटी ऑफ स्टूडेंट्स, एंड सबके लिए एक मेजर चैलेंज जो रहता है वो रहता है टाइम मैनेजमेंट का। So anything you would like to say regarding कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, कितने घंटे देने चाहिए? दैट इज द सबसे बड़े वाला क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पूछते हैं। एंड आपका अगर आप बात करें तो आपने कैसे टाइम को मैनेज किया? मे बी वो काफी स्टूडेंट्स की मदद कर टाइम मैनेजमेंट, चूंकि मेरे साथ लकी बात ये रही कि मेरा एमएससी के दौरान ही निकल गया, इसलिए मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। क्योंकि मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनकी शादी हो चुकी है, दे हैव रियल करियर्स, और उनको फिर बहुत ज्यादा वो भी रहता है। तो टाइम में मैं कहूंगा कि अगर आप डेली 1 से 2 आवर्स भी डेडिकेशन के साथ देते हैं, सिर्फ 2 घंटे, एक साल में 365 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर आप अपने करियर के लिए 2 घंटे 3 घंटे दे देते हैं तो इट्स मोर देन एनफ। तो और लेकिन वही है कि आप किताब खोल के बैठे हैं और सोच कुछ और रहे हैं, या आप फोन पे चैट कर रहे हैं या इंस्टाग्राम देख रहे हैं, वो वाला डेडिकेशन नहीं। उस 2-3 घंटे आपको ये समझ में आना चाहिए, दिस इज माई सब्जेक्ट, दिस इज माई टॉपिक एंड आई हैव टू कंप्लीट इट एनी हाउ। वो आपका जो एक टाइम, आप खुद से टाइम टेबल बनाइए। कुछ लोग सुबह पढ़ते हैं, कुछ लोग सुबह 5 बजे पढ़ते हैं, कुछ लोग रात में पढ़ते हैं, कुछ लोग दिन में पढ़ते हैं, क्योंकि हर एक इंसान का साइकिल अलग होता है। जो चीज मुझ पे फॉलो हो रही है जरूरी नहीं है वो हर पे फॉलो हो, बट ये बात है कि आपके पास 24 घंटे हैं, या आप खुद देखिए कि 24 घंटे में से ऐसे कौन से 2 से 3 घंटे हैं, आप उसको ब्रेक में भी कर सकते हैं। आप 1 घंटा सुबह पढ़ लें, 1 घंटा दिन में पढ़ लें, 1 घंटा शाम में पढ़ लें, या आप लगातार पढ़ सकते हैं, तो वेल गुड एंड फाइन। बट डेली का, क्योंकि ये एक दिन का गेम नहीं है, ये स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है। और मैराथन भागने के लिए एनर्जी को
इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जितना आपका डे फर्स्ट में, ये अक्सर ये होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है जब मैं प्री मेडिकल की तैयारी कर रहा था, कि स्टार्टिंग में कि एग्जाम में नहीं हुआ तो उस समय तो बड़ा जोश आता है, बड़ा गुस्सा आता है कि यार कैसे नहीं हुआ, अब की बार तो निकाल के रहेंगे। और 8-8 घंटे, 10-10 घंटे मैंने प्री मेडिकल की तैयारी के दौरान 14-14 घंटे पढ़ा है, और उससे सिर्फ मेरा लॉस हुआ है, क्योंकि समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप सब्जेक्ट को समझो, क्योंकि दे नेवर टेस्ट योर नॉलेज, कंपटीशन इज नॉट अबाउट टेस्टिंग नॉलेज, वो आपका कॉलेज कर चुका है, आपकी यूनिवर्सिटी कर चुकी है। आपके अगर 80% मार्क्स हैं तो मतलब आपको सब्जेक्ट की नॉलेज है, इसीलिए वो आपको 80% मिला है। वो ये देखना चाह रहा है कि आप कम टाइम लिमिट में प्रेशर के अंदर अपने नॉलेज को यूज कैसे करते एग्जैक्टली हैं। और उसके लिए एप्लीकेशन। सबसे, हाँ, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले तो आप 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे आप 1-1 घंटा पढ़ो। सैटरडे संडे यू शुड डू 2 थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सवाल लगाओ, एटलीस्ट आप वीकेंड का रखो कि आपको 50 क्वेश्चंस तो सैटरडे संडे लगाने हैं। 50 अच्छे क्वेश्चंस, एक ही टाइप के क्वेश्चंस नहीं, अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट कर करके। उसके लिए भी अगेन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, 15 दिन में टेस्ट होते हैं। उसके बाद आपके पास बुक्स हैं, बुक्स अवेलेबल है, उसमें से आप देखो अच्छा ये सवाल मेरा गलत हो रहा है, इसका रीजन क्या है, आप पीछे जाओ, रिवाइज करो उसी चीज को अगले हफ्ते, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एंड अगर आपकी स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी, जैसे अगर आपने बायोकेमिस्ट्री की एक यूनिट कर ली है, तो अब आप जानते हो कि बायोकेमिस्ट्री से हर एक कंपटीशन में सवाल पूछा जाता है, करो उसके सवाल। आप पहले 50 सवाल करो, देखो आपके 50 में से कितने सही हो रहे हैं, 20 सही हो रहे हैं, 10 सही हो रहे हैं, 10 भी तो सही हो रहे हैं ना, पहले तो वो 10 भी नहीं आते थे, आप 40 गलत हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग ना क्या करते हैं, सक्सेस को ये मान लेते हैं कि आप कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हो, इस वजह से प्रॉब्लम आती है। कंपेयर मत करो, स्लोली प्रोग्रेस करो। और टाइम का यही है, आप देखो आपको कब पढ़ना है, जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा अटेंटिव हो। साइंस पढ़ने के लिए आपको दिमाग खोल के साइंस पढ़नी है, एक एक शब्द का मतलब क्या है, कभी कभार एक चीज के कई मतलब हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से ही आता है। जब आप पहली बार पढ़ोगे तो दैट इज माय suggestion and advice. So in one line we can say that quality matters, quantity हाँ, quantity never matters. quality do matters. That is again हाँ, my funda too, Shrash. My funda too. Same here. Okay. नेक्स्ट इज व्हाट की जैसे आपने काफी इंटरव्यूज भी क्रैक किए हैं, अगर हम आईआईटी की बात करें, एम्स की बात करें या आईएससी की बात करें, सो लाइक डू रैंक मैटर्स, जो आपको एग्जाम में लाइक सीएसआईआर में भी रैंक आपको मिलता है, काफी सारे स्टूडेंट्स को रहता है, गेट में आपको रैंक मिलता है, गेट भी रैंक देता है, तो इंटरव्यू में सिलेक्शन के लिए, क्योंकि वंस यू क्लियर द एग्जाम आपका एंट्रेंस वाला पार्ट तो इज ओवर, लाइक आपको रिटन एग्जाम नहीं देना, मोस्ट ऑफ द जगह ये होता है कि यू हैव टू गिव द इंटरव्यू डायरेक्टली, दे विल, यू अप्लाइड एंड दे विल कॉल एंड आफ्टरवर्ड्स इंटरव्यू। तो रैंक मैटर करती है या नहीं करती है, ये भी बहुत बड़ा डायलेमा है स्टूडेंट्स के बीच में। एंड अगर आप एक इंटरव्यू फेस कर रहे हो, चाहे वो कैसा भी इंस्टीट्यूट हो, क्या आपके सॉलिड पॉइंट्स होने चाहिए कि सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत अच्छी हो, क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हो श्रेष, तो आई गेस बहुत अच्छे से आप स्टूडेंट्स के इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। मैम टू बी ऑनेस्ट मैंने 16 जगह अप्लाई किया था इस बार। ओके। 16 जगह, और अभी तक बहुत जगहों से मेरा कॉल इंटरव्यू आया भी नहीं है। तो मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ, रैंक का मैटर मुश्किल से मुश्किल 5 से 10% का होता है, उससे ज्यादा का नहीं। ज्यादा नहीं होता, बिल्कुल। क्योंकि एग्जाम आपका कैसा जा रहा है उसमें मैंने वही बताया, बहुत सारे फैक्टर्स भी काम करते हैं। आपका उस दिन दिमाग कैसा है, आपका किस्मत कैसी है, आप जो पढ़ के गए पिछले 1 महीने में, आपने जैसे सवालों की प्रैक्टिस करी वही आ गया, आपकी रैंक इंप्रूव हो गई। जैसे आप सपोज आपका बायोकेमिस्ट्री या जेनेटिक्स वाला पोर्शन बहुत अच्छा है, उसी से सवाल मेजोरिटी आ गए, तो आपकी रैंक इंप्रूव हो गई। नहीं आए, आपकी गलती थोड़ी ना, आपने क्वालिफाई तो कर लिया पर रैंक आपकी रह गई। आपका मेंटल स्टेटस क्या है, आपका उस समय साइकोलॉजी क्या है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। रैंक मैटर नहीं करती, मैटर करता है आपका डेडिकेशन। सबसे पहले तो वो जो सवाल पूछते हैं वो यही पूछते हैं कि आप पीएचडी करना क्यों चाहते हैं, ये पहले सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए।
पीएचडी क्यों करना चाहते हैं? पैसे के लिए करना चाहते हैं, या नाम के लिए करना चाहते हैं, या सिर्फ सीखने के लिए करना चाहते हैं? उसके बाद आपके पास ये सवाल के जवाब के बाद आपके पास ये सवाल का जवाब होना चाहिए कि आप इस इंस्टीट्यूट से क्यों करना चाहते हैं। और उसमें वो सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट की तारीफ नहीं सुनना चाहते, वो एक पर्टिकुलर रीजन ढूंढना चाहते हैं। जैसे कि मेरा इंटरेस्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी में, तो मुझे पता है कि बेस्ट इंस्टीट्यूट उसके कहाँ कहाँ हैं। उसके बाद मैं प्रोफेसर्स को अप्रोच करता हूँ, पर्सनली उनको मेल लिखता हूँ, और दे मोस्टली दे डोंट रिप्लाई बट दे डू रीड देयर मेल, ठीक है, क्योंकि उनके पास भी बहुत वक्त नहीं होता है, उनके पास भी बहुत काम होते हैं, तो प्रोफेसर्स मेल का रिप्लाई तो नहीं करते, बट हाँ उन्हें ये समझ में आ जाता है। तो आपको उनको काम को स्टडी करना पड़ेगा, इसके एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा। जैसे मेरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इंटरेस्ट था, तो मैंने इंडिया के टॉप मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जो है उनकी एक लिस्ट बनाई, वर्ल्ड के टॉप मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट की लिस्ट बनाई। मैंने जर्मनी के लिए भी अप्लाई किया था, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के लिए। उन्होंने मुझे ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि सिंस यू डोंट हैव एनी लैब एक्सपीरियंस, ऑल्दो योर थ्योरेटिकल नॉलेज इज गुड, बट आपके पास लैब एक्सपीरियंस नहीं है, तो वी वोंट कंसीडर यू दिस टाइम एप्लीकेशन, और हम आपको नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। तो आपको पहली बात तो रिजेक्शन से वो नहीं होना है, और दूसरी बात आपको स्पेसिफिक पता होना चाहिए आप क्या काम करना चाहिए। उसके लिए आपको रिसर्च पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे अच्छी जर्नल के, नेचर हो गया, सेल हो गया, और वो समझ में कब आएंगे जब आप किताब पढ़ोगे, क्योंकि हर चीज एक चीज से रिलेटेड है, लिंक्ड है, एक आइसोलेशन में कोई चीज काम नहीं कर रही है। दूसरी बात ये है, एक जगह से जैसे एनआईआई के एंट्रेंस टेस्ट में मेरा फर्स्ट रैंक आया, लेकिन एनआईआई में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसका इंटरव्यू मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश करी, बट फिर भी वहां से नहीं हुआ। और आईएससी में मेरा पोजीशन 8th रैंक पे था, फिर भी मेरा हो गया। तो यू नेवर नो कि आपका कब कहाँ बन रहा है। तो एक जगह का फेल्योर आपको ये डिसाइड नहीं करता कि आपको दूसरी जगह भी सक्सेस होगा, फेल्योर। हर इंटरव्यू को कॉन्फिडेंस के साथ है। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस मार्केट में तो मिलता नहीं है कि 1 किलो कॉन्फिडेंस दे दीजिए और आ जाएगा, आपका इंटरव्यू हो जाएगा। कॉन्फिडेंस आएगा पढ़ने से, बार बार पढ़ने से, रिवाइज करने से। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनपीटीईएल नाम का एक प्लेटफॉर्म भी चालू किया, अगर आप लोगों को पता होगा। उसमें बहुत एडवांस लेवल के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो और उसमें आईआईसीज, आईआईटीज और एनआईटीज, इनके मतलब इतने अच्छे वीडियोस हैं। हाँ है इंग्लिश में, तो लेकिन ऐसी इंग्लिश नहीं जो आपको समझ में ना आए। इतनी इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए अगर आप रिसर्च आगे करना चाह रहे हैं, पढ़ाना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं। एनपीटीईएल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो आप उससे पढ़िए। और फिर आपको ये पता होना चाहिए आप क्यों करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अपना एक स्पेसिफिक टॉपिक रखिए, और उस टॉपिक पे आपको, जैसे मुझे पता था कि मुझे सार्स कोविड के बारे में इस समय जनरल मुझे पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स में जैसे इस समय सार्स है, सार्स से सवाल पूछेगा ही पूछेगा आपसे, बेसिक टेक्निक से आपसे बफर क्या होता है, अच्छा अमीनो एसिड्स के नाम बता दीजिए, प्रोटीन टेक्निक्स बता दीजिए, क्रोमेटोग्राफी बता दीजिए, सेल कल्चरिंग की है कि नहीं की है, इनसे आपसे सवाल पूछेगा। ये कोई फैक्ट बात नहीं है, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया, जितने भी 8-10 इंटरव्यूज मैंने दिए हैं, सबसे पहले तो वो आपसे यही पूछते हैं आपका इंटरेस्ट क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क, आपका इंटरेस्ट क्या है। आपका जो इंटरेस्ट है उसकी जो सबसे स्टैंडर्ड बुक है, जैसे मेरा बायोकेमिस्ट्री मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इंटरेस्ट है, तो लेनिंजर, स्टार्ट विद लेनिंजर, स्ट्रायर, लुइन जीन्स, ठीक है, ब्रूस अल्बर्ट्स। वो किताब, वो जब आप उसकी ग्लॉसरी पढ़ेंगे, समरी पढ़ेंगे, जब उनके क्वेश्चंस देखेंगे, उनके जो क्वेश्चंस होते हैं लास्ट में वो बहुत अच्छे होते हैं, बट उनके बहुत अच्छे होते हैं। वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग की सोचने की शक्ति बढ़ा देते हैं। और यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू आंसर एवरी क्वेश्चन। आपको हर सवाल का जवाब नहीं पता होगा। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट टीचर को कभी बेवकूफ मत समझिए। जो इंटरव्यू ले रहा है आपका, वो आप जैसे 400 से पहले मिल चुका है, और वो 1 साल से नहीं ले रहा है, वो 30 साल से इंटरव्यू ले रहा है। जो सब्जेक्ट को अभी पढ़े हुए आपको ढंग से 1 महीना नहीं हुआ है, उसने अपनी जिंदगी लगा दी उस सब्जेक्ट में, तो उसको कभी आप ये मत समझिए कि उसको नहीं पता होगा। उसको उतना पता है जितना आप कभी नहीं सोच सकते। तो बी ऑनेस्ट। असली टीचर्स को, असली मास्टर्स को ऑनेस्टी बहुत पसंद है। अगर आप, जैसे मैंने बहुत बार कहा आईएससी के इंटरव्यू में, सर मुझे नहीं पता, मैम मुझे नहीं पता, no problem, we'll change the question. They are like okay with such things. हाँ, हाँ. Okay, great.
तो मतलब जेन्युइन अपना आपको पॉइंट ऑफ व्यू रखना है. इट्स नॉट पॉइंट लाइक आउट करना है. अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो यू हैव टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. यू नीड नॉट टू बी ओवर कॉन्फिडेंट. अगर आपको आता है देन रिप्लाई, नहीं आता तो देन जेन्युइनली यू कैन से सॉरी एंड डेफिनेटली दे विल कंसिडर. क्योंकि वो तो स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन में ही जान लेते हैं कि बच्चा किस टाइप का है या कितना इसके अंदर पोटेंशियल है या कितना नहीं है, वो जान जाते हैं. एंड डेफिनेटली जो नीड ऑफ द टाइम है, जैसे आपने सार्स का कहा, कोविड का कहा, जो नीड ऑफ द टाइम है वो तो उसमें आपको परफेक्शन चाहिए ही चाहिए. अब जैसे लास्ट ईयर से और इस ईयर की हम बात करें, आप मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में देखोगे कोविड से रिलेवेंट क्वेश्चंस आपको मिलने ही मिलने. जैसे अभी रिसेंट गेट का भी एग्जाम हुआ है तो उन्होंने भी 1-2 क्वेश्चंस जो है वहां से पूछे थे एंड डेफिनेटली आगे भी आ सकते हैं. अब चाहे वो इम्यूनोलॉजी से हो या वायरोलॉजी से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो यू नीड टू बी कंसिडर द नीड ऑफ द टाइम. नीड ऑफ द टाइम क्या है, उसके लिए आपको तैयार रहना है. अपने सब्जेक्ट में जितना बेस्ट दे सकते हो उतना बेस्ट आपको देना है. एंड अकॉर्डिंग टू यू एंड अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो, रैंक मैटर नहीं करती. का पैशन, डेडिकेशन, ये चीज मैटर करती है, रैंक मैटर नहीं करती है. ओके, तो शुश यही कुछ मेजर क्वेश्चन थे जो लाइक काफी सारे स्टूडेंट्स को लाइक क्या होता है कि हम भी काफी सारे स्टूडेंट्स को ये सब चीजें बताते हैं, बट होता है ना कि एक है जिन्होंने ये चीजें फेस की हैं या एक्सपीरियंस है या अपने ही लेवल का जब वो देखते हैं कि लर्नर टू लर्नर, तब ज्यादा अच्छे से आई गेस. क्योंकि एक्सपीरियंस हमने भी किया, एक्सपीरियंस आपने भी किया, एंड स्टिल दे आर इन दैट फेज जिसमें हम थे. तो ज्यादा अच्छा सा जो लाइक है स्टूडेंट्स जो है ग्रेस्प कर पाते हैं इस चीज को. ओके, माय लास्ट क्वेश्चन इज टू यू इज व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स. मतलब आपने इतना कुछ अचीव कर लिया, डेफिनेटली लाइक बिल्कुल उसमें बहुत मेहनत आपकी गई है, बहुत टाइम आपका गया है, बहुत डेडिकेशन, बहुत सारे फेल्योर्स, बहुत सारी चीजें होती हैं, फैमिली में भी बहुत सारी चीजें होती हैं. लास्ट ईयर ये वाला ईयर बहुत टफ था सबके लिए. तो कुछ ऐसा आपने जो फ्यूचर प्लान लाइक सोच रखा है आफ्टर 10 years और आफ्टर 7 years, समथिंग लाइक दैट, एंड एनीथिंग. मैम, कोविड ने एक चीज सिखाई है, ज्यादा फ्यूचर के बारे में मत सोचो, प्रेजेंट जियो. बट ये चीज है जो मैं मानता हूँ कि मुझे साइंस में ही करना है, टीचर बनना है, रिसर्चर बनना है, इंडियन साइंस को कुछ आगे ले जाना है. क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ एमयू को रिप्रेजेंट कर रहा था, अब मैं चूंकि आईएससी में हूं तो आई विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडियन साइंस. उसका लेवल बहुत ऊपर बन जाता है. देन अगेन प्लान तो हैं, काफी प्लान्स हैं कि R&Ds में जाना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं. सिखाने के लिए पहले सीखना जरूरी है. अभी तक थ्योरेटिकल नॉलेज है, ठीक है, बहुत परफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है. अब उसको प्रैक्टिकल लाइफ में जब उतार के देखेंगे. म्यूजिक का भी शौक रखते हैं और वाकई में म्यूजिक, मैं एक बात बस लास्ट में कहना चाहूंगा, एक हॉबी जरूर रखिए लाइफ में. वो हॉबी होना आपकी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है. दोस्तों से मिलिए, बट सब करिए. ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल कमरे में बंद हो जाइए या आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए. नहीं, प्लीज इंटरेक्ट. द मोर यू विल इंटरेक्ट विद पीपल द मोर यू विल गेन. हाँ, लेकिन इंटरेक्शन में ये देखना चाहिए कि आपकी जो वो है जेंट्री है, जिन लोगों से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं वो किस लेवल के हैं. अगर वो अपने करियर को लेकर फोकस नहीं है तो प्लीज डोंट वो उसका मत करिए. सेटबैक्स आते हैं, इमोशंस आते हैं, पर्सनल लाइफ में भी कुछ हो जाता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ हो जाता है, बट दैट डजंट मीन कि आप गिव अप कर दीजिए, क्योंकि ये फाइट्स ही हैं जो आपको आगे ले जाती हैं. फ्यूचर का अभी मैंने ज्यादा तो नहीं सोचा है, बट हाँ मैं ये सोच रहा हूँ कि आगे मैं भी आप ही की तरह एक चैनल क्रिएट करूँ, पढ़ाऊं बच्चों को. क्योंकि एजुकेशन आप रख के करोगे क्या अपने पास, आप दोगे ना. जितना बट हाँ बांटोगे उसके लिए, उतना अच्छा, जितना हाँ बांटो जितना उतना अच्छा. जितना बांटो उतना अच्छा, और वो बढ़ती भी है उससे. अगर मैं आपसे मैं आपको 10 बातें बोल रहा हूँ तो मैं आपसे 20 बातें सीख भी तो रहा हूँ, ये बात भी तो है. तो वो चीज है. देन अगेन अभी तो यही सोचा है, आगे 4-5 साल तो पहले आईएससी में, वैसे भी 5 साल से पहले तो पीएचडी मिलनी है नहीं, तो अभी तो और उससे ज्यादा भी लगता है. इनफैक्ट कॉमन परसेप्शन यही है कि चाहे आप आईएससी टारगेट करें, आईसर्स, टीआईएफआर, आईआईटीज, वो क्योंकि वो आपको
ऐसा छोड़ेंगे ही नहीं ना, वो आपको अच्छा बना के ही छोड़ेंगे। वो आपको आपकी हर एक कमी को बिल्कुल ऐसे निकाल निकाल के फेंक फेंक के बिल्कुल अलग कर देंगे। तो डेफिनेटली अभी तो ज्यादा नहीं सोचा है, बट हाँ, टीचिंग, रिसर्च, समथिंग लाइक दैट में ही ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इंटरेस्ट है। ओके, एंड वन लाइन में अगर आप सिर्फ अपनी तरफ से कोई गुरु मंत्र या गुर मंत्र, एनीथिंग, स्टूडेंट्स के लिए, लर्नर्स के लिए देना चाहें, क्या होगा वो एक मंत्र आपके तरफ से सभी उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कि सेम पाथ पर हैं, काफी सारे फेल्योर्स को देख चुके हैं, या उनके मन में एक डर है क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, मतलब सेम जर्नी वो अचीव करने वाले हैं। तो कुछ स्पेसिफिक ऐसा कोई मंत्र जो आपकी लाइफ पर बहुत सॉलिड इफेक्ट जिसने डाला हो एंड आप वो कन्वे करना चाहते हो स्टूडेंट्स तक? बस दो चीजें हैं। फर्स्ट इज डेडिकेशन। जो भी काम करें, एक एक इंग्लिश में मैं बोलूंगा, डू व्हाट यू एंजॉय एंड एंजॉय व्हाट यू डू। साइकिल आप समझ रहे होंगे, डू व्हाट यू एंजॉय, आप जो भी करें उसमें एंजॉयमेंट ढूंढें, और जो भी आप जिसमें एंजॉयमेंट ढूंढे वही काम करें। पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप खुद को काम मत करिए आप, क्योंकि जब आप काम करेंगे आपके दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा। जब आप उस चीज को अपना अपना वो समझ लेंगे कि हाँ यार, इसके अलावा करना क्या है, इसके अलावा फिर सब सब खाना है, सोना है, और कुछ नहीं करना। प्यार होना तो चाहिए, जब आप प्यार, हाँ, प्यार होना चाहिए, एग्जैक्टली, वो चीज होनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ। वो चीज प्रेशर और नहीं दूसरी बात यह है कि फेल्योर से आपको डरना नहीं है, क्योंकि दुनिया में लोग आपको, देखिए, उनको भी लोग बुरा भला कहते हैं जो हमारे लिए आज भी आदरणीय है, जो हमारे, जिनको हम आज भी रिस्पेक्ट देते हैं, लोग उनको भी बुरा भला कहते हैं। और कोई भी सक्सेसफुल आदमी, आप ये देख लीजिए, वही विराट कोहली जब सेंचुरी मारता है तो उसकी बड़ी तारीफ होती है, और वही जब जीरो पे आउट हो जाता है तो उसको बड़ी गालियां भी पड़ती है। क्या वो प्लेयर खराब है? क्या नहीं, कभी कभार दिन नहीं होता, कभी कभार किस्मत साथ नहीं देती, तो ठीक है। अब मेरा अगर खुद ही लाइफ एग्जाम्पल देखा जाए तो मेरा 1.5 नंबर से जब नेट रुका, तो क्यों भगवान ने नहीं दिया मुझे? क्योंकि भगवान मुझे जेआरएफ और आगे फिर आईएससी देना चाहता था, इसलिए उसने मुझे नहीं दी। तो फेल्योर्स आपको कभी भी डिफाइन नहीं करते, ना ही आपको आपकी सक्सेस डिफाइन करती है। जस्ट बिकॉज आप सक्सेसफुल हो गए, ये नहीं कि आप परफेक्ट हैं, आप बेस्ट हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। और अगर आप ऐसा मानते हैं तो ये सबसे बड़ी गलती है, बेवकूफी है। और अगर आप फेल्योर हो गए तो डाउनग्रेड होने की क्या जरूरत है यार? 600 सीट्स हैं, 2 लाख बच्चे हैं, बाकी को का नहीं होगा, किसी का 1 नंबर से रुकेगा, किसी का आधे नंबर से रुकेगा, किसी का 1.5 से रुकेगा। डोंट कंपेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट कंपेयर। आपका कंपटीशन सिर्फ एक इंसान से होना चाहिए, आपसे खुद से। एग्जैक्टली, आपका कंपटीशन और किसी से नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जेलसी आ जाती है ना। आप देखते हैं सामने वाला, यार इतनी प्रोग्रेस कर रहा है, यार इसका तो यहाँ हो गया, इसका तो वहां हो गया, वो वहां मजे कर रहा है, कोई मजे नहीं कर रहा है। सबकी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। फेसबुक की सोशल लाइफ, वर्चुअल लाइफ कुछ और होती है, और रियल लाइफ हम सबको पता है कितनी हालत खराब होती है सबकी। घर पे डांट भी पड़ रही होती है, फिर पर्सनल इश्यूज भी होते हैं। अभी मेरे फ्रेंड्स कहते हैं अब तो तू हमें भूल जाएगा, मैं कहूंगा मैं भूलूंगा क्यों तुम लोगों को? है कोई ऐसी बात थोड़ी ना है। तो वही बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है डेडिकेशन, ऑनेस्टी, और डरने की क्या जरूरत है भाई? आज नहीं होगा, अगले 6 महीने में हो जाएगा। अगर आप छोड़ देंगे, अगर आप छोड़ देंगे तो कभी नहीं होगा। अगर आप तैयारी करते रहेंगे तो एक दिन में जरूर हो जाएगा। कोई एक दिन की जर्नी नहीं होती, ये एक बहुत बड़ा गेम है। और आगे तो वही एक डायलॉग याद आता है स्पाइडरमैन का, जिसमें वो कहता है विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। मुझे अगर पावर मिली है तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है कि अब मुझे, मतलब अभी तक मेरे जूनियर्स मुझे देखते थे, सुनते थे, कहते थे गाइडेंस, इसके बाद अब मुझे और भी लोग फॉलो करेंगे, तो अब मेरी और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो वही बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरिए मत। हर इंसान की लाइफ में फेल्योर आता ही आता है, कोई भी आप अव्वल दर्जे का। एक रिकमेंडेशन में दूंगा, एपीजे अब्दुल कलाम सर की एक बायोग्राफी है जो गुलजार साहब ने सुनाई है एज अ पोयम, कविता के रूप में।
1 घंटे की है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, प्लीज लिसन टू इट। और अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, मतलब उनसे बड़ा लेजेंड तो साइंस में इंडिया में कोई हो नहीं सकता, वो तो हम सभी जानते हैं। तो आप उनकी जब बायोग्राफी सुनेंगे आपको समझ में आएगा कि यार उस बंदे, वो बंदा जब इतनी गरीबी में ये सब काम कर सकता है, जिसका सपना था एयरफोर्स पायलट बनने का, वो पूरा इंडिया का डिफेंस सिस्टम क्रिएट करता है, वो इसरो को लॉन्च करता है। तो फिर जब आपको वो इंस्पिरेशन मिलेगा ना, कोई आपको इंस्पायर नहीं कर सकता, आप खुद को इंस्पायर कर सकते हैं। तो यही फंडा है। बाकी आप लड़ रहे हैं, आप कंपटीशन दे रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, आप जीत तो तभी गए हैं, बाकी सिलेक्शन इलेक्शन में होता रहेगा, आप डेडिकेटेड रहिए बस। बिल्कुल बिल्कुल, गैप नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टेंटली आपको मूव करना है। हाँ एंड हर दिन अपना एक बेटर वर्जन आपको पाना है, बस, दैट्स इम्प्रूवमेंट इज द की। इम्प्रूवमेंट इज द की, चाहे वो छोटी थोड़ी क्यों ना हो, बट एवरी डे यू नीड टू इम्प्रूव। एंड जर्नी तो जो समझता है इन बातों को, उसके लिए तो जिंदगी भर खत्म नहीं होती। वो तो स्टूडेंट थे, सिलेक्शन हुआ, पीएचडी करी, प्रोफेसर बने, फिर और स्टूडेंट्स उनके अंडर काम कर रहे हैं, रिसर्च चल रहा है, चीजें चल रही हैं, टिल द एंड चीजें खत्म नहीं होती। टिल द एंड अगर सोचे तो कि हमने ये अचीव कर लिया, नाउ इट्स ओवर, इट्स नथिंग लाइक दैट। जर्नी तो कॉन्टिन्यूसली लाइफ भर चलती है, कॉन्टिन्यूस चलती रहती तो है। आप जैसे ट्रेन में जाते हैं तो एक स्टॉप आता है, स्टेशन आता है, आप थोड़ा बहुत खाते पीते हैं, फिर ट्रेन में बैठ जाते हैं, तो वही है, आप इंजॉय करिए थोड़ी देर। जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैं रोया भी था, 2 महीने पढ़ा नहीं था, बट रिगेन करिए, आपको वही करना है, आपको और कुछ ऑप्शन नहीं है आपके पास। एग्जैक्टली, बस यही चीज है। बिल्कुल 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 श्रेष्ठ। तो थैंक यू सो मच श्रेष्ठ, मतलब मुझे ही पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुन के, एंड आपसे इंटरेक्ट करके, आपकी जर्नी सुन के। हालांकि जानती हूँ मैं, काफी टाइम हो गया हम लोगों को कनेक्ट हुए, बट स्टिल मतलब फीलिंग सो गुड टू मीट यू। एंड डेफिनेटली आपकी कही बातें अगर लाखों में से एक बच्चे की भी जिंदगी बदल पाए तो मतलब ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी। बिकॉज अगर एक पर्सन कहीं बदलता है तो वो सिंगल नहीं है, उसके साथ बहुत सारी लाइफ कनेक्टेड होती है, वो सब लाइफ पर इम्पैक्ट डालता है। दैट इज द मेन थिंग। एंड होपफुली स्टूडेंट्स भी जो सुन रहे हैं या सुनेंगे आगे आपकी बातों को, एंड इंस्पायर होंगे, जो उनके फॉल्ट्स हैं उनको निकालेंगे, सही स्ट्रैटेजी को अप्लाई करेंगे, एंड आप ही की तरह बहुत सक्सेसफुल और ब्राइट उनका फ्यूचर होगा, इतना ही हम होप कर सकते हैं। नहीं मैं बिल्कुल विश करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो जो भी देखे, जो भी सुने, इसमें जो वो जब वो देखेगा कि हाँ यार इस बंदे ने भी इतनी मेहनत कर ली है, तब जाके वो वहां पहुंचा, तो इंस्पिरेशन मिलेगा। और मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ, नथिंग इज परफेक्ट, नथिंग इज बेस्ट, आप अपना बस करते जाइए। और मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, सब इंटेलिजेंट होते हैं अपने अपने लाइफ में, बस आपकी कंसिस्टेंसी और आपका डेडिकेशन ही आपको दूसरों से अलग करता है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आप कांस्टेंट रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे, तो आपको अपना ड्रीम इंस्टीट्यूट मिलेगा। वो हार्वर्ड भी हो सकता है, वो ऑक्सफोर्ड भी हो सकता है, आप टारगेट करेंगे आपको वो भी मिलेगा। मुझे तो फिर भी आईएससी मिला है, आप हो सकता है मैक्स प्लैंक से पीएचडी कर रहे हो, आप हो सकता है ऑक्सफोर्ड से, हार्वर्ड से, स्टैनफोर्ड से पीएचडी कर रहे हो। गिव अप नहीं करना है, तरीके ढूंढने, और तरीके हैं, बहुत तरीके हैं, डोंट गिव अप। तो चलिए श्रेष्ठ, इसी अच्छे नोट के साथ एंड बेस्ट विशेस के साथ जो है, हम होप करते हैं कि स्टूडेंट्स की लाइफ भी अच्छी हो, एंड विश करते हैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट फॉर देयर फ्यूचर, ऑल एग्जाम्स इन एवरीथिंग, यही विश है मेरी। Okay, thank you so much, Shish, for spending your valuable time for Guru Mantra family, and wish you all the very best from the Guru Mantra family members, all the members, all the students. Wish you very, very good luck. Thank you. Thank you. Have a nice day. Thank you. Okay.